So good evening, friends. Welcome back to the class again. It's all your class. We have been preparing for Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya Principal, Vice Principal examination. And today, under Perspective in Education, we are on Part C, Section F. Friends, already we have covered Section A, B, C, D, and E successfully, and you must have attempted 2 mock tests as well that contains the questions from different areas. And today we are going to see perspective in education and leadership. That is section F. And that will be the end of this part 1. Believe me, friends, this is the section that you have never appeared in the examination for. Because you have not done CTET, it was never mandatory for you. And whatever examination you have appeared, admin and finance, you have been going through off and on in the school, after the school, during the school, you talk about all the rules and regulation. But this section is something different, something important. And therefore, we have Sri Manish Sharma ji, who is giving us his insight on this topic. So without wasting any time, I would like to invite Sri Manish Sharma ji to go ahead. Over to you, Manish ji. Manish ji, over to you. थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 2 दिन के गैप के बाद मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग द एम ऑफ एजुकेशन। सर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्स कितने पेज में है, कितने में नोट्स बनाया गया है। मैं सीधे टॉपिक पर आता हूं। उसमें टॉपिक्स कवर किया गया है, रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेशन, एनईपी 2020। एनईपी से पहले जो बहुत सारी शिक्षा नीतियां आई हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, एफएस और एससी, स्कूल एजुकेशन और फाउंडेशनल स्टेज, दोनों को हम कवर करेंगे। निपुण भारत मिशन, चाइल्ड राइट्स एंड सेफ स्कूल, इसका एक सेपरेट क्लास ऑलरेडी लिया गया है, फिर भी जो उसके फोकस पॉइंट्स हैं उस पर हम फोकस करेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट, कंपलसरी एंड एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, और जो भी स्कूल कैरिकुलम के प्रिंसिपल्स हैं इसमें कवर किए जाएंगे। इसका मेन थीम जो इस कोर्स का होगा, हम रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेशन, हिस्ट्री, एजुकेशनल जो कमीशंस हैं वो पॉलिसीज हैं उनकी हिस्ट्री, और उसके बाद हम एनईपी 2020 और एनसीएफ, ये हमारा मेन फोकस का बिंदु होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग द एम ऑफ एजुकेशन। सभी को पता है कि किसी भी देश के विकास में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और शिक्षा किसी उद्देश्य को निश्चित करने के बाद, उसको प्राप्ति के बाद ही देश के विकास में सहयोग करती है। यानी शिक्षा का भी कुछ उद्देश्य होगा, एम होगा। पर ये जो शिक्षा का उद्देश्य है, किसी देश की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य किसके माध्यम से अचीव होगा, तो उसमें देखा जाता है कि सबसे ज्यादा रोल जो है स्कूलों का है। यानी देश के विकास में हम शिक्षा को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। किसी भी देश के विकास में शिक्षा का बहुत महत्व है, और उस शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ा देने से या बच्चों को रिजल्ट दे देने से ही शिक्षा का उद्देश्य हासिल नहीं होता। हर देश की अपनी अपनी एक मौलिक संरचना होती है, एक अपनी कोर वैल्यूज होते हैं जिन पर उस देश की शिक्षा व्यवस्था चलती है, और उस शिक्षा व्यवस्था के जो एम्स होते हैं वो उसके एनसीएफ में होते हैं, कैरिकुलम एनसीएफ में होते हैं, और एनसीएफ के माध्यम से विद्यालय वो एक माध्यम है जिससे ये शिक्षा का उद्देश्य अचीव होता है। तो रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग द एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन जो वर्ड है, इसको अगर आप कहीं भी खोजेंगे इधर उधर तो कंटेंट मिल सकता है, पर रिटन कंटेंट जो है एनसीएफ, एफएस, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, फाउंडेशनल स्टेज के सेक्शन 2.1, कई सेक्शन में बटे हुए हैं, डिफिनीशन वहां एक्यूरेट डिफिनीशन दी गई है, और उसी डिफिनेशन को कोर आइडिया इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो स्कूल होता है वो एक प्राइमरी और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है। वो सोसाइटी
के जितने भी वैल्यूज हैं, समाज में जो वैल्यूज विकसित करने हैं, स्ट्रक्चर्ड रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में, वो बच्चे के अंदर शेपिंग करने के रूप में, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, चाहे सोशली, चाहे इमोशनली, चाहे मॉरली और फिजिकली, इस सारे चीजों को तैयार करके उस शिक्षा का उद्देश्य बहुत छोटा नहीं होता, बहुत ब्रॉड लेवल का होता है, पर उनको अलग अलग डोमेन में हम बांटते हैं। तो एनसीएफ, जब आप एफएस में सेक्शन 2.1 की डिफिनीशन है कि क्या एम है, एम ऑफ एजुकेशन की क्लियर डिफिनीशन दी है, तो उसमें हम सब जानते हैं कि एक शिक्षा का जो प्राइमरी उद्देश्य होता है कि गुड ह्यूमन बींग्स, मतलब एक अच्छे मानव, एक ऐसे मानव का निर्माण करना जो, अब जो के बाद की जो डिफिनीशन है वो आप सबको पता है कि वो एक्टिव हो, उसके अंदर एम्पैथी हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, क्रिटिकल इमेजिनेशन हो, एथिकल हो और वैल्यू से भरा हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलेंगी कहां? ये सारी चीजें मिलेंगी कहां? ये सारी चीजें मिलेंगी एनसीएफ में या राष्ट्रीय, देखिए जब हम एनईपी पढ़ेंगे तो एनईपी का फुल फॉर्म जल्दीबाजी में लोग बोल जाते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, मैं आता हूं कि एम ऑफ एजुकेशन है क्या, इसको समझने के लिए स्लाइड थोड़ा सा डाउन करिए सर। जो मैंने बोला कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, कि गुड ह्यूमन बीइंग्स कैपेबल फॉर रेशनल थॉट्स एंड एक्शन, एम्पैथी, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी हो, क्रिटिकल और एथिकल वैल्यूज भी हो। तो इसमें मेजर एम ऑफ एजुकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो की वर्ड्स हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट, एक विद्यार्थी का व्यक्तिगत विकास, एक नागरिक के रूप में एक व्यक्तिगत विकास क्या है, उसको पूरी तरीके से मानव स्वभाव, उसका ऐसा मानव स्वभाव निर्मित करना जो समाज के प्रति सापेक्ष हो और समाज में प्रतिदर्शित हो। दूसरा सोशल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबल, कोऑपरेटिव एंड डेमोक्रेटिव, इस तरह के हम मानव का निर्माण करें, नागरिक का निर्माण करें। इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट की तरह से, या कल्चर ट्रांसमिशन, मतलब हम अपनी संस्कृति को, आप देखेंगे जब एनईपी पढ़ेंगे, एनसीएफ पढ़ेंगे, तो उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई है। कोई भी देश अपनी, कोई भी देश हो, देश के अंदर चाहे वो किसी वातावरण में उपजा हुआ पौधा हो या किसी विद्यालय और किसी परिवेश में पनपा हुआ एक विद्यार्थी हो, इस दोनों के लिए वहां का वातावरण, वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर, वहां का हवा पानी, आबो हवा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा नीति को बना रहे हैं, तो उसमें जो शिक्षा का उद्देश्य है वहां के कल्चरल थीम को टच किए होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए, कल्चरल हेरिटेज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, क्रिटिकल थिंकिंग का होना चाहिए, पार्टिसिपेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझने वाला व्यक्ति हम निर्माण करें, क्योंकि हमने पहले कहा कि एक गुड ह्यूमन बीइंग को तैयार करने के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो सारी चीजें शिक्षा के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करती है। इकोनॉमिकली अगर हम शिक्षा ग्रहण कर लिए और वर्तमान व्यवस्था में देखें कि एक विकसित जो राष्ट्र है वो किस तरीके से स्किलफुल हो और किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ लैस है, और जो उसकी एक्टिविटीज है तमाम तरह के क्षेत्रों में जो रिसर्च हुए हैं, तकनीकी रिसर्च हुए हैं, उसके साथ साथ वोकेशनल स्किल, लाइफ स्किल, और वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार तक ही नहीं सीमित हो, एंटरप्रेन्योर हो, वो दूसरों को भी रोजगार दे, वोकेशनल स्किल उसके अंदर हो। तो इकोनॉमिकली रूप से भी शिक्षा नीति में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं शिक्षा की, कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट इसलिए है कि आप देख रहे हैं राष्ट्र में शिक्षा, देखिए शिक्षा किसी न किसी तरीके से राष्ट्र के व्यवहार में परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। आप तमाम युद्ध देख रहे होंगे, मॉरल एथिक नहीं है, जस्टिस नहीं है,
इंटीग्रिटी नहीं है कोई, इसलिए आपके पास संसाधन होने के बाद भी देश विनाश के दिशा में चला जाता है। तो आपकी शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए उसमें मॉरल, एथिक, जस्टिस, ये सारी चीजें, इनसे लबरेज होना चाहिए। तो पूरी तरीके से निचोड़ जो है भारतीय दृष्टिकोण में जो एम ऑफ एजुकेशन है वो इन विषयों का विकास करना है। आगे चलते हैं। स्कूल एज अ फॉर्मल एजेंसी, प्राइमरी एंड फॉर्मल एजेंसी, आप सभी को पता है किस प्रकार का डेवलपमेंट करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस पर हमने चर्चा किया है। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट। कैसे करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट? आपको पता है, कॉग्निटिव थ्योरी आपने पढ़ा है कि भाषा हो या गणित की जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो या साइंस एंड सोशल साइंस, इसके सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन की बात करती है। सोशल डेवलपमेंट आपने वगोट्स्की को भी पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपको पता है कि समाज में जो ग्रुप है, पीयर है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है और कम्युनिटी सर्विसेज है, ये सारी चीजें हमको सोशल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल कम्युनिटी लंच का है, लोगों के साथ कैसे बैठ के खाना है, शेयरिंग कैसे करनी है, पीयर लर्निंग है, दूसरे की बात को आदर देना है, दूसरे के सजेशन को रिस्पेक्ट देना है और खुद को ऐसा बनाना है कि दूसरे आपको सुने समझे। कोई भी वर्क, इंडिविजुअल वर्क आप कर लेते हैं ठीक है, पर ग्रुप वर्क में क्या होता है, आपको अपने के साथ साथ दूसरे व्यक्ति की क्षमता का आकलन भी आप करते हैं जब आप ग्रुप वर्क में करते हैं, टीम वर्क में। और टीम वर्क, ग्रुप वर्क और टीम वर्क इसलिए एक सामाजिक या सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि किसी की वीकनेस और किसी की स्ट्रेंथ दोनों मिल करके सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी को डिस्क्राइब करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, मैंने कहा कि किसी भी विकास में इमोशंस का बड़ा जरूरी, बहुत महत्व है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि क्लासरूम क्लाइमेट है या हम सपोर्टिव होके, इंक्लूजन सबसे बड़ा, इंक्लूसिवनेस तभी आएगा जब आप इमोशनली रूप से डेवलप होंगे। इसके बाद मॉरल डेवलपमेंट, मैंने कहा कि वैल्यू एजुकेशन बहुत जरूरी है, मॉर्निंग असेंबली इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। इथिकल मॉडलिंग बाय टीचर मॉडल के रूप में है और वो इथिकल होना चाहिए, उसको टीचर स्टूडेंट कॉपी करते हैं। तो जो फॉर्मल एजेंसी है, जो जिन डेवलपमेंट की बात करती है उसमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट की बात आपने देखा है कि नए विषयों के रूप में मैं जब अभी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मतलब हिस्ट्री पर बात करूंगा आपसे, कि एनसीएफ, एक ऐसा एनसीएफ भी आया था जिसमें खेल, गेम शब्द पर आपत्ति थी और उसने सजेशन दिया था कि गेम शब्द हटा देना चाहिए। पर अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय दृष्टिकोण से गेम को अगर देखें तो योगा एक बहुत अच्छा विषय के रूप में विद्यालय में जोड़ा गया है, विद्यालय के करिकुलम में जोड़ दिया गया है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, योगा और हेल्थ से जो हम पोषण की बात करते हैं, उन तरह के कार्यक्रम चलाए जाए, क्योंकि शरीर में मैंने आपको बताया था कि जितने भी कोष हैं उसमें ये जो अन्न से बना कोष है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल डेवलपमेंट की। कल्चरल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति नहीं है। कल्चरल डेवलपमेंट्स कवर द आर्ट, म्यूजिक, हेरिटेज प्रोजेक्ट, नेशनल फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। दीपावली भी बच्चों के अंदर बहुत कुछ सिखा जाता है। होली का त्योहार भी बच्चों के अंदर भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कुछ भर जाता है। केयर है, आर्ट्स एंड म्यूजिक है, ये सही कभी सारी चीजें होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करती हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमने सीजी की बात की, करिकुलम गोल की बात की थी, और करिकुलम गोल्स जो डिसाइडेड हुए हैं उनके बाद उनके अलग अलग कॉम्पिटेंसी डिसाइड हुए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि सोशल, इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड कल्चरल डेवलपमेंट जो किसी भी
देश की शिक्षा का जो एम होता है उसके लिए ये डेवलपमेंट के जो की पॉइंट्स होते हैं उनको मेजरेबल की पॉइंट्स कहते हैं, जिनके आधार पर किसी भी देश की शिक्षा तय होती है, उसका उद्देश्य तय होता है। आगे चले। दिनेश जी, प्लीज पुट अ मैसेज इन बोथ द ग्रुप that the meeting is full with 100 capacity. Please don't be panic, क्योंकि दोनों ग्रुप में लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं। ऑलरेडी लिख चुका हूं सर, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। एक बार और लिख दीजिए, बहुत ज्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं। एंड द पीपल दोज हु आर देयर इन द क्लास, यू आर प्लीज रिक्वेस्टेड टू राइट मैसेज रिलेटेड टू द क्लास, क्योंकि जब आपके मैसेज पढ़ने लग जाते हैं तो माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है और आप इससे रिलेटेड मैसेज है वो स्किप हो जाते हैं। जैसे अभी किसी ने लिखा था एक भारत श्रेष्ठ भारत, इट वॉज गुड एग्जाम्पल, लेकिन उसको इसलिए स्किप कर दिया गया कि बाकी दूसरे मैसेजेस चल रहे थे, तो हमें समझ में आया कि वो भी ऐसे ही कुछ मैसेज है। प्लीज टेक इट पॉजिटिवली, लेट अस गो अहेड। ओके, तो मैं इस तरीके से जो ये टॉपिक है रोल ऑफ स्कूल इन, सर अभी उसी स्लाइड पर रहिएगा, प्रीवियस स्लाइड पर ही उसको समराइज कर रहा हूं की पॉइंट्स में। मेरे साथ आप अपने आप को रिवाइज भी कर सकते हैं कि किसी भी देश की जो शिक्षा का उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने की जो प्राइमरी और एक फॉर्मल एजेंसी होती है वो स्कूल होता है। शिक्षा का उद्देश्य किसी भी देश के विकास के लिए उसके शिक्षा का जो एम है वो उसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो उसकी पॉलिसी होती है, और साथ साथ उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है वो सारी चीजें, यानी किसी भी देश की जो शिक्षा का उद्देश्य है वो इन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। उसको समराइज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखेंगे कि मेजर जो एम्स हैं वो इंडिविजुअल है, सोशल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल है और मॉरल डेवलपमेंट है, पर उसके साथ साथ पाठ्यक्रमी चीजों को ध्यान में रखें, सिलेबस वाली चीजों को ध्यान में रखें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हमने चर्चा की, उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल, मॉरल और कल्चरल डेवलपमेंट की। कुल मिला के भारतीय शिक्षा का उद्देश्य है कि एक ऐसे अच्छे नागरिकों का निर्माण करना जिनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, रेशनल थॉट्स प्लस एक्शन हो, वैल्यूज हो, इथिक्स हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, क्रिएटिव इमेजिनेशन हो, इस प्रकार के मानव का निर्माण करना। ये पूरी रूप से इसको एक साथ मैं कर सकता हूं। और अगर मैं इनको 3 पार्ट में बांटूं तो 3 चीज है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, मैं सारी डेवलपमेंट की बात कर गया, यानी 3 पॉइंट में अगर मैं कहूं कि एम ऑफ एजुकेशन, भारतीय दृष्टिकोण में एम ऑफ एजुकेशन क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब आपके सारे डेवलपमेंट आ गए। दूसरा, स्किल एक्विजिशन, स्किल बेस्ड, स्किल में वो सारी क्वालिटीज आ गई, होलिस्टिक डेवलपमेंट में वो सारी चीजें आ गई, और प्लस वैल्यू, 3 चीजों को हम वैल्यू, स्किल और होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये एम ऑफ एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्लियर इट? आगे चलें। अब मैं बात करता हूं किसी भी देश की शिक्षा में उसकी शिक्षा नीतियों का इतिहास रहा होगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, वो बेसिक चीजें टच करेंगे, जिसमें देखिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई थी। ये ऐतिहासिक रूप से मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। अब वहां से जो पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटिंग है एजुकेशन की, नियमों की, वो स्टार्ट हुई है। उसमें 1791 की बात है, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, फिर उसके बाद चार्टर्ड एक्ट आया। लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था की जो दस्तावेज है, जो मैकाले मिनट्स है, मैकाले मिनट्स 1835 में आता है। इसका फोकस क्या होता है? इंग्लिश एज मीडियम, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि आप शिक्षा जो है इलीट वर्ग को दे दीजिए और छनते वो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को और ऐसे व्यक्तियों को ऊपर से दे दीजिए और फिर वो चलते नीचे तक पहुंच जाएगी, निस्यंदन सिद्धांत। पर इनका काम क्या था? मैकाले का जो उद्देश्य क्या था शिक्षा का? उनका उद्देश्य था ऐसे कलर पैदा करें जो ब्रिटिश सिस्टम को सपोर्ट करें।
इसमें भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय परिप्रेक्ष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं था। भारतीयों के लिए कुछ बहुत अच्छा शिक्षा में एक बड़ा चेंजेस डालने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैकाले मिनट्स 1835 में आता है। इसके पहले भी मैंने बताया कि 1781 से जो अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें 1781, 1791, फिर उसके बाद 1800, फिर उसके बाद 1813 में एक चार्टर्ड एक्ट आया। पर मैकाले रिपोर्ट प्रथम दस्तावेज के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है शिक्षा का। इसके बाद वुड डिस्पैच। मनीष सर, डिस्पैच, एक मिनट, मैं आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। शैल आई? यस यस। ये जो मैकालेज मिनट, एक्चुअली व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? मैकाले जब इंडियन लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाता था तो उसे एक ऐसे इंडियन का ग्रुप चाहिए था जो उनकी बात इंडियन को समझा सके। एंड फॉर दैट दे डिसाइडेड टू एजुकेट द स्मॉल एलिट अपर क्लास पीपल सेक्शन ऑफ इंडियन। दे विल बी इंडियन इन ब्लड and color, but English in taste and in opinion and in moral and in intellect। तो वो ये चाहते थे कि हम पूरे इंडियन से कम्युनिकेशन नहीं करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स की बात इंडियन नहीं सुनते थे। तो इंडियन अपर क्लास को हम पकड़ते हैं, उनको इतना सिखा दे, केवल इतना बता दे कि वो ब्रिटिश जैसा सोचने लगे और हमारी सोच को इंडियन पे थोपे और ज्यादा अच्छे से उनका प्रभाव पड़े। दैट इज वाई इट इज नोन एज डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। I hope it is clear to all of you. Manish ji. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो मैकाले मिनट्स को सर ने एक्सप्लेन कर दिया। और जब दो बातें पूछी जाती हैं सर के ही रेफरेंस में कि चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ था, पहले तो उन्होंने अपने पर्सनल काम के लिए मैकाले ने इस तरह की व्यवस्था लागू की, फिर देखा कि इसको किस तरीके से भारतीय अपनाएं और भारतीयों में प्रचार प्रसार हो, तो इसको शिक्षा के विषय से जोड़ दिया गया। पहले तो व्यक्तिगत कार्य पर, और इसका उद्देश्य मात्र जो हिडन उद्देश्य था कि कलर्क पैदा करना। कलर का मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको हेल्प करने, सपोर्ट करने में। इसके बाद आता है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854 में 1845 में, उसके पहले की जो चर्चा है उसको मैं स्किप करता हूं। 1854 में 54 में वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच ने, जिसको एक मैग्ना कार्टा कहते हैं, एक महाधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र क्यों कहा जाता है? शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ये एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा इसको इसलिए कहते हैं कि इसने प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के फ्रेमवर्क तैयार करने की बात की, उस पूरी व्यवस्था की शिक्षा की बात की जो आज हम लेके चल रहे हैं, प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक। इसमें ग्रांट इन एड की बात की गई और वर्नाकुलर लैंग्वेज की भी बात की गई। यानी वुड डिस्पैच एक एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ था। मैकाले तो बहुत सीमित उसका उद्देश्य था, उसका बहुत ही छोटा ही उद्देश्य था शिक्षा को लेकर के, और वो भी अपने पर्सनल। पर जो वुड डिस्पैच है एक्चुअली में वो उसने जो है प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन सिस्टम के फ्रेमवर्क करने के लिए ग्रांट की बात की। तो इसलिए इसको वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं या मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 में आता है और इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन। अभी इसमें शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो टर्मिनोलॉजी आएगी उसको मैं चेंज कर दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से कहां कहां कोई परिवर्तन आया है, उसको मैं चेंज बताता रहूंगा। सर थोड़ा सा वो क्लियर नहीं आ रहा। हाँ अब आ गया। किसी ने पूछा है कि क्या है वर्नाकुलर, मातृभाषा को ही वर्नाकुलर एक्ट भी आया था जिसमें मातृभाषा की बात की गई थी, क्योंकि भारतीयों के लिए मातृभाषा के अलावा अन्य किसी भाषा में शिक्षा दीक्षा उस समय हम सोच भी नहीं सकते थे। तो हंटर कमीशन में उसने फोकस किया प्राइमरी और सेकेंडरी पर, और वुड डिस्पैच था वो प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक।
फिर उसने स्टेट विड्रॉल एंड फॉर हायर एजुकेशन, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो राज्य आधार पर हो और उसको हायर एजुकेशन तक, इन सभी लेवल तक की उसने रिकमेंडेशन दी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर लेवल। तो वुड डिस्पैच के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा किसी भी भारतीय शिक्षा नीति में 1882 में जो हंटर कमीशन आया उसको भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। उस आयोग ने फोकस किया प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके साथ साथ हायर एजुकेशन को भी। इसके बाद आते हैं बीच में कई कलकत्ता राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, उसके बाद हटाक, संप्रूव कमेटी, बहुत सारी कमेटी, जाकिर हुसैन कमेटी, इस तरह से कमेटियां आई जो अलग अलग चीजों पे बात की। वर्धा जो आयोग, वर्धा कमीशन, वर्धा स्कीम, इसके बाद आती है 1937 में। गांधी जी ने नई तालीम की बात की और बेसिक एजुकेशन में 3R, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक की बात की, प्रोडक्टिव वर्क की बात की और मदर टंग का मीडियम निर्धारित किया, मातृभाषा। तो वर्धा आप जानते ही हैं कि गुजरात में वर्धा एक जगह है जहां पर वर्धा यूनिवर्सिटी भी है। और 1937 में उन्होंने जो है, अच्छा, वर्धा कमीशन की ठीक पहले जो जाकिर हुसैन कमेटी बनी और उस कमेटी के पर ही जो है वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ। और वहीं पर जो है इसी सम्मेलन में इन लोग, गांधी जी ने नई तालीम, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा जिसके कहते हैं, आज हम बात करते हैं बैक टू बेसिक, तो बुनियादी शिक्षा और नई तालीम शब्दों का प्रयोग, जिसमें 3R, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक की बात की, कौशल, स्किल्ड बेस जो एजुकेशन की बात, इसी एजुकेशन कमीशन में जो सम्मेलन हुआ था, सॉरी कमीशन नहीं, वर्धा शिक्षा जो सम्मेलन हुआ था उसमें इस बात की चर्चा की। उसके बाद सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आती है, 1944 में। ये 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा, यूनिवर्सलाइज एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। और बेसिस फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग। अब देखिए 1944 की स्थिति में सार्वभौमिकरण शिक्षा का करना, हम धीरे धीरे शिक्षा में आप मैकाले से लेकर के वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, वर्धा स्कीम, सार्जेंट रिपोर्ट, इसमें आप धीरे धीरे उत्तरोत्तर परिवर्तन देख रहे हैं। यानी मैकाले का जो बेसिक शिक्षा के प्रति एक अपना विचार था वो अब तक संशोधित हो चुका है। धीरे धीरे शिक्षा भारतीय दृष्टिकोण को अपनाती हुई आगे बढ़ रही है। इसके बाद सर मनीष जी एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा समअप कर दूं मैं, सिलाई सर। यस मनीष जी, हाँ थैंक यू। दोस्तों, जैसे मनीष जी ने बताया था वुड डिस्पैच वाली जो बात थी, और अभी किसी ने एक प्रश्न पूछा था वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वुड डिस्पैच की एक सबसे बड़ी विशेषता है, उन्होंने 2 सजेशन दिए थे। हालांकि हम केवल लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को जानते हैं, वुड डिस्पैच को नहीं जानते, लेकिन आज जो हमारा एनसीएफ बना है या लैंग्वेज फार्मूला बना है वो एक्चुअली वुड डिस्पैच से लिया गया है। ही हैड गिवन 2 recommendations एक्चुअली, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन प्राइमरी स्कूल ऑफ इंडिया। दूसरी बात उसने बोला था एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश शुड बी द इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्राइमरी सेक्शन में मदर टंग शुड बी द इंस्ट्रक्शन। ये वुड डिस्पैच में सर चार्ल्स वुड ने दिया था, जिसको ही लेके हम आगे बढ़े हैं। और जो हंटर कमीशन है, जिसको श्री मनीष जी ने बताया कि भारतीय शिक्षा आयोग है और उसी पर हमारा बेसिस है, हंटर कमीशन 2 बार बना है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक हंटर कमीशन 1919 में बना था, जो जलियांवाला बाग के लिए बना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच के लिए, और यही सर चार्ल्स वुड ही उसके हेड थे। तो दोनों को ही वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, और आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है वो 1854 है, जिसे हंटर कमीशन जो है वो 1882 है, जो भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। सर मनीष सर, ओवर टू यू। ये दोनों हंटर सेम है सर?
हंटर कब कमीशन के एक्चुअली नाम से जाना हंटर, जाता है सर, दोनों को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो अधिकारी हंटर थे वो दोनों में नहीं सेम ही नहीं थे नहीं, ना? दैट बिल्कुल इज, बिल्कुल। जी दोनों एक थे। देखिए, जब मैं स्टार्ट करूं सर, जी जी प्लीज। सार्जेंट रिपोर्ट पे मैं था। सार्जेंट रिपोर्ट जो है इन प्राथमिक शिक्षा हो, बेसिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, या प्रौढ़ शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, इन सारी चीजों की जो इन सारी चीजों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित, उसको किस तरह से किया जाए, सार्जेंट रिपोर्ट में इसको पूरी तरीके से विस्तृत रूप से दिया गया है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा से लेकर के तकनीकी शिक्षा की भी बात की गई है सार्जेंट रिपोर्ट में। आगे चलें। देखिए, हिस्ट्री में ना आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत इस विषय से संबंधित मैं नहीं समझता हूं, वरना एक एक रिपोर्ट्स तो 2-2 घंटे, 1-1 घंटे टॉपिक्स हैं, किसमें कितना फंड निर्धारित किया गया था शिक्षा के लिए, क्या क्या शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी, ये सारी चीजें की पॉइंट्स हमने रखे हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण में जो वाकई में शिक्षा की परंपरा नीतियों के रूप में आई है, उसमें अलग अलग तरीके से है। कोठारी कमीशन है, उसके पहले मुदालियर कमीशन की बात की गई थी 52-53 में, उससे पहले विश्वविद्यालय आयोग, राधाकृष्णन आयोग की बात की गई थी। तो तमाम चीजें से होते होते हम चूंकि स्कूली व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो जो चीजें इन कमीशंस में सजेशन थे जो स्कूली व्यवस्था की, देखिए कोठारी कमीशन की बात कही जा रही है, इससे पहले जो है 1952 और 53 में मुदालियर कमीशन, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, मुदालियर कमीशन जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, वो 1952-53 में आ चुकी थी, उसका अपना रिपोर्ट दे चुका था। उसके बाद जो है आचार्य नरेंद्र देव समिति, फिर संपूर्णानंद समिति, उसके साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता समिति, बहुत सारी समितियां आई अपने अपने। अब देखिए, मैंने ये कहा कि जब भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा की व्यवस्था बनने लगी, परिवर्तन भारतीय दृष्टिकोण, कल्चर, उनकी वैल्यू से होने लगा, तो तमाम तरह की समितियां बनी, तमाम तरह की हंसा मेहता समिति बनी, जिसमें स्त्रियों की शिक्षा की बात की गई। इस तरह की समितियों को क्रम से नीचे आते आते हम कोठारी कमीशन 64 में बनता है, 66 में अपनी वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। लगभग 300 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट होती है कोठारी कमीशन की। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज भी 2025 में कोठारी कमीशन के दिए गए रिपोर्ट के 100% चीजों को अपनाया नहीं जा पाया। कोठारी कमीशन का जो बेस था वो कहता था कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व, 4 चीजें हैं शिक्षा के 4 आधार स्तंभ। कोठारी कमीशन ने कहा शिक्षा के 4 आधार स्तंभ हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। आज भी हम 5 पिलर्स में आ गए, एनईपी में 1 पिलर्स और बढ़ गया है, अकाउंटेबिलिटी, एफेबिलिटी, आपने उस दिन चर्चा में आया भी था। तो कोठारी कमीशन को ही शिक्षा आयोग बोलते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन को बोलते हैं, जो 52-53 में आया। 64-66 में कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हम 6% जीडीपी की बात करते हैं, इसी कमीशन की रिपोर्ट की बात है। आज भी हम शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% देते हैं। 64 की रिपोर्ट और आज 30:1, 30 संबंध 1 का जो विद्यार्थी और शिक्षक का रेशियो था इनके समय था। आज की पॉपुलेशन बढ़ गई है, स्कूलों की स्थिति की आप देख ही रहे हैं, पर वहां पर भी हम अभी 30:1 वाला रेशियो नहीं अपना पाए। तो कोठारी कमीशन की बात करते हैं। फर्स्ट, नेशनल पॉलिसी शिक्षा आयोग जिसे हम बोलेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। हम कोठारी कमीशन ने उन आयोग कमेटी बैठी और उसने रिपोर्ट दी। अभी यहां नीति नहीं आई है, सिर्फ उसने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट की थीम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। 6% ऑफ जीडीपी ऑफ फॉर एजुकेशन उसने रिकमेंडेड किया था। आज तक स्थिति जीडीपी और शिक्षा की क्या है, अभी नया फाइनेंशियल ईयर में बजट में जो है जो बजट प्रेस किया गया उसकी स्थिति देख लीजिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला, रीजनल लैंग्वेज प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश की बात की गई थी कोठारी कमीशन ने।
कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई थी, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल आज की भी थीम है, आज भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एजुकेशन फॉर ऑल की बात करता है। साइंस, मैथमेटिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस एज अ प्रायोरिटी एरिया, यानी उस समय भी ये बात 66 की है। 1966 में कोठारी कमीशन ये कहते हैं कि साइंस, मैथ्स और वर्क एक्सपीरियंस, आज वर्क एक्सपीरियंस को आपने, इसका मतलब एक प्रश्न अगर ये बनता है कि WE यानी जो हम वर्क एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें SEPWD की बात करते हैं, SUP की बात करते हैं और तमाम सिस्टम की बात करते हैं कि जो सोशली प्रोडक्ट हो, यूजफुल प्रोडक्ट हो, SUPW, ये सारी चीजें जो थीम थी कोठारी कमीशन। रेशियो, GDP, कॉमन स्कूल सिस्टम, 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसके बाद हम चलते हैं, ये 1968 की NEP में जो चीजें ली गई, तो चूंकि 68 की बात है तो ठीक उससे पहले कोठारी कमीशन 66 में आया था। तो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट से जो अच्छी चीजें हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में उस समय प्रयोग हुई थी वो 86 के लिए हुई थी, और शिक्षा नीति जो प्रयोग हुई थी वो 68 के लिए हुई थी। तो पॉलिसी 68 में जो रिकमेंडेशन थी कोठारी कमीशन की, उन्होंने इसको सुझाव के रूप में लिया। इसके बाद आते हैं, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ मनीष जी, बाकी सभी अपने साथियों से। 1968 में इसे NPE कहा जाता था और 2020 में हम इसे NEP कह रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन, National Policy of Education and National Education Policy. Yes, very good. Sir, please. हाँ, इसके बाद 86 में आया, और 86 में जो बहुत सारी चीजें थी जिसमें एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की बात की गई, emphasis on equality, justice, focus on girls, SC, ST and differently abled students की बात की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे जुड़ा है, तो जो शिक्षा नीति है 86, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, प्राथमिक स्तर पर जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो, चाहे रोलर बोर्ड हो, डस्टर हो, और उसके साथ साथ ब्लैक बोर्ड के साथ साथ बुक्स हो। तो रिसोर्स जो थी उस समय प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव था। नवोदय विद्यालय उसी समय खोले गए थे। नवोदय विद्यालयों में कि आपको पता ही है कि ये ग्रामीण इलाकों में है, इसमें 75% ग्रामीण बच्चे, 25% बच्चे जो है शहरी इलाकों से है। हॉस्टल है, निःशुल्क है। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा में जो विशिष्ट बालक हैं, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो बड़े तीव्र हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस आधार पर राष्ट्र जो शिक्षा नीति है 1986, उसमें इन चीजों की बात की गई थी। ये मेन फोकस वाली बातें हैं। फिर इसके बाद प्लान ऑफ एक्शन 1992 में इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन करने के बाद जो है आप इसी शिक्षा नीति में जरा सा जब परिवर्तन किया गया, तो हमने कहा कि जो कॉमन CMP केंद्रीय विद्यालयों में CMP की बात की गई थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL की बात की गई थी 86 में। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ जो डायट्स हैं, जो ट्रेनिंग के संस्थान है, शिक्षा जिसे हम शिक्षक शिक्षा बोलते हैं, उसकी इसमें प्रशंसा, इसमें प्रस्तावना दी गई कि इन जगह की व्यवस्था की जाए डिस्ट्रिक्ट्स में जहां शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाए। प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसकी बात मैं कहा हूं कि इसी 86 के बाद 92 में इसमें जरा सा थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, 92 में कोई पॉलिसी नहीं आई थी, वो 86 की पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट किया गया था। क्लियर इट? आगे चलें। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। NCF 2005 से पहले अब मैं बता दूं कि NCF इसके पहले सबसे पहले 1975 में NCF आया था। उसने कहा गया था कि
जो स्कूल एजुकेशन है उसके अलग अलग स्टेजेस डिवाइड किए जाएं। ये उसका मतलब कोर कॉन्सेप्ट था एनसीएफ 1975। एक बार फिर एक एनसीएफ आया 88 में। अच्छा, हर एनसीएफ हर 10 साल में आता है, पर 2005 वाला आगे के लिए एज इट इज कर दिया गया, उसमें कोई नया एनसीएफ नहीं आया था। ठीक है, तो एनसीएफ 75 में आया, फिर 88 में आया। और 88 वाला, मैं इससे पहले मैं जब चर्चा किया तो मैंने कहा था कि एक ऐसा भी एनसीएफ आया था जिसने कहा था पाठ्यक्रम में से गेम शब्द हटा लेना चाहिए। वो यही है 1988 वाला एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसका हिंदी नाम है। और 1988 में जो एनसीएफ आया था उसमें दो चीज था, एक तो गेम शब्द वाला एम्फेसिस, बहुत सारी चीजें चर्चा की गई, तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, एक तो गेम शब्द हटा देने उस पर उसको आपत्ति थी, और दूसरा जो पाठ्य पुस्तकें थी उसमें सुधार किया जाए। उसके बाद 2000 में एनसीएफ आया, उसने कहा कि जो सीखने का आधार हो, विषय आधारित अधिगम की बात की गई थी, और वो विषय आधारित अधिगम जो है अनुभव पे आधारित हो। इसके बाद एनसीएफ 2005 आता है, जिसका जो बेसिक थीम है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। एस्पाल कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें शिक्षा के बोझ को कम करना, टीचर ऑटोनॉमी की बात करना, रटंत प्रणाली से हट करके प्रैक्टिकली रूप से अनुभव के द्वारा बच्चे सीख सकें, रचनात्मकता क्रिएटिविटी पर जोर दिया गया। तो एनसीएफ 2005 इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी के अलावा, क्योंकि एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2022 से आने से पहले वही एनसीएफ बीच में लागू रहा। तो बेस्ड ऑन द एस्पाल कमेटी, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के मतलब शिक्षा के में पुस्तकों का भार, पाठ्यक्रमों का भार कम किया जाए। ठीक है, एस्पाल कमेटी की इसको रिपोर्ट बोलते हैं, ये 92-93 में ये कमेटी बनी थी और इन्होंने रिपोर्ट दी। इसके 5 गाइडेड प्रिंसिपल उन्होंने दिया था एनसीएफ में। क्या दिया, क्या, ताकि कनेक्ट नॉलेज टू चाइल्ड्स लाइफ। आपको सभी को पता है कि अगर आपकी शिक्षा जीवन उपयोगी नहीं है, यानी रियल लाइफ से जुड़ी नहीं है, तो वो शिक्षा बेकार है, क्योंकि हम दिए जा रहे हैं शिक्षा और जीवन में कोई उपयोग नहीं है। पाठ्य शिक्षा कक्षा में जब भी शिक्षक जाएं तो अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए पहले शिक्षक को, विद्यार्थियों को बताएं कि यह विषय आपके जीवन में कहां उपयोग होगा। जब आप विषय को उसके जीवन में, जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप उसको फ्रैक्शन ही पढ़ा रहे हैं, तो 1 पीरियड 2 पीरियड इसी बात पर आप दे दें कि ये फ्रैक्शन तुम्हारे जीवन में कहां कहां उपयोग हुआ, सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है। इसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट, मैंने बात की थी रचनावादी सिद्धांत की, जहां अपने ज्ञान को स्वयं वो कंस्ट्रक्ट करें, ऐसी लर्निंग की बात की थी। कैरिकुलम को रिड्यूस करना, कम चीजें रखना। अभी आपने देखा कि पिछले वर्ष जो है एनसीईआरटी ने कैरिकुलम रिफॉर्म किया, बुक्स के टेक्स्ट बुक्स को रिफॉर्म किया, कुछ चीजें घटाई, कुछ चीजें जोड़ी, कुछ चीजें अभ्यास की चीजें नहीं थी, उसमें अभ्यास की चीजें जोड़ी। एनसीईआरटी की बुकों में जो फाउंडेशनल प्रिपरेटरी लेवल की जो बुक्स थी उसमें एक्सरसाइज नहीं थे, अभ्यास नहीं थे, कहानियां ही कहानियां थी। तो रिड्यूस कैरिकुलम लोड, नेशन बिल्डिंग, यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा, ताकि एक प्रकार की शिक्षा सभी को मिल पाए। इस एनसीएफ 2005 की कैरेक्टरिस्टिक थी। आपको हमने तीनों थ्योरी बताई थी। बिहेवियर, सर अभी रहने दीजिए। एनसीएफ 2005, चूंकि आज के परिप्रेक्ष्य में एनसीएफ 2005 इतना बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है। एनसीएफ हम फाउंडेशनल स्टेज और स्कूल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे, पर जो कॉमन चीज है जो हमने इस समय आया था सीसीई, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जैसे एक साइकिल है, साइकिल के हर पार्ट को अगर हम महत्व देने लगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। अगर हम बच्चे के हर योग्यता का इवैल्यूएशन करके उसका पूरा समग्र मूल्यांकन करने से पहले उसके हर क्वालिटी को इवैल्यूएट करें तो वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है।
सिर्फ साइकिल स्पीड चल रही है या बच्चा अच्छा तेज बोल रहा है, सिर्फ एक चीज नहीं, उसकी मेमोरी के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी एप्लीकेशन लेवल क्या है, इन सारी चीजों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पीस एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड, जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है, समग्र शब्द भी जोड़ा गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका मूल अर्थ यही होता है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे एनसीएफ 2005, जो एस्पाल कमिटी की रिकमेंडेशन थी, इसमें लागू की, लर्निंग विदाउट बर्डन। उसके साथ साथ कैरिकुलम को रिड्यूस करना, कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी को अपनाना, यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम को अपनाना, बिहेवियरिस्ट से लेकर के कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ शिफ्ट करना, सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के साथ साथ इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की भी बात की गई थी। एनसीएफ 2005 में एक और चीजें जोड़ी गई थी, उसमें कहा गया था कि गणित पढ़ाने का अर्थ यह है तार्कीकरण, यानी अगर ये पूछा जाए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो तार्कीकरण, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना ही गणित पढ़ाने का उद्देश्य माना गया, और वो शुरू से चला आता रहा है। और टीचर्स ऑटोनॉमी की बात की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चूंकि वो 1986 को के बाद ही एनसीएफ में बहुत सारी ऐसी चीजें कोई बदली नहीं गई थी, तो एनसीएफ कोई भी कैरिकुलम देश, भारतीय दृष्टिकोण में कैरिकुलम उसकी कल्चरल पृष्ठभूमि को डिस्क्राइब करता है। अब जब हम नए कैरिकुलम को देखेंगे तो उसका जो थॉट्स है वो एम ऑफ एजुकेशन जो एनईपी में कहा है उसको पूरी तरीके से फॉलो करता है। इसका मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर ही नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है। क्लियर इट? आगे चलते हैं। अब आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है कि इसमें उद्देश्यों की चर्चा की गई है। हालांकि जो एनईपी है लगभग हिंदी में अगर देखा जाए तो वो 110 पेज या 105 पेज, 107 पेज में है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और इसमें जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन 34-35 पेज में है। ये तो पॉलिसी है, क्योंकि पॉलिसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने का काम एनसीएफ करती है, जहां उस नीतियों को कैसे लागू किया जाए, पाठ्यक्रम के रूप में, शिक्षण के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में, मूल्यांकन के रूप में, ये सारी चीजें हमको एनईपी में बहुत संकुचित रूप में बोलेंगी, एब्रिविएट छोटे छोटे फॉर्म में मिलेंगी, पर उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमको एनसीएफ में मिलेगा। तो एनईपी जो रिप्लेस करती है 86 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को चेंज करती है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चूंकि के कस्तूरीरंगन इसरो के वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने हिसाब से पूरे ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर सबसे सजेशन मांगा। उन सजेशंस के आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। ड्राफ्ट को और समराइज करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहले प्रारूप आता है, किसी भी नीति का पहले प्रारूप आता है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, उस सारी चीजों को समराइज करके छोटे रूप में नीति के रूप में वो आता है। और सभी आपको पता है कि ये समवर्ती सूची में शिक्षा का विषय है, तो ये राज्यों पर आरोपित नहीं किया जाता। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसलिए वो तो सबको मानना ही मानना है। पर नीति जो है समवर्ती सूची का विषय है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों का है। तो कुछ राज्य मान भी सकते हैं और कुछ राज्य इसको नहीं भी मान सकते हैं। कुछ 100% मान सकते हैं और कुछ थोड़ा बहुत मान सकते हैं। जुलाई 2020 में इसको अप्रूवल मिला। 34 वर्ष के बाद आई। उसका विजन था कि इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। तो अगर पूछे कि विजन ऑफ द एनईपी 2020, तो इंडिया एज अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय 2040।
यानी इसका विजन थोड़ा लंबा रखा गया। और वो विजन क्या था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटे छोटे जो टारगेट्स होंगे उनके आधार पर, जैसे मिशंस बनाए गए हैं, निपुण भारत मिशन है, FLN उसके अंतर्गत है, इन सारी चीजों को जोड़ते हुए 2040 तक इंडिया को एज अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में देखना है। ये विजन इस NEP 2020 का है। चले आगे। स्ट्रक्चरल चेंज हुआ 5+3+3+4। आपको ये सारे स्टेजेस पता है। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। जो फाउंडेशनल स्टेज है जिसको हम बाल वाटिका के रूप में लेते हैं, उसमें और प्लस क्लास 1 और 2, यानी फाउंडेशनल स्टेज में बाल वाटिका 3 साल, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 प्लस क्लास 1 प्लस क्लास 2। फिर प्रिपरेटरी स्टेज में आ जाते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, और ये चूंकि एज ग्रुप, आपकी बात मैंने कहा है कि 5+3, तो 3 तक यहां रुक गए। फिर उसके बाद मिडिल स्टेज में आ जाते हैं, फिर इसके बाद सेकेंडरी स्टेज में आते हैं। एज ग्रुप क्लास को यहां ग्रेड के रूप में कहा गया, ध्यान रखिएगा। क्लास को इसमें NEP में ग्रेड के रूप में कहा गया, तो ज्यादा उसको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एज ग्रुप क्या है फाउंडेशनल स्टेज का? अगर एज ग्रुप पूछेगा तो 3 to 8, क्लास ग्रुप पूछेगा तो बाल वाटिका 1 to grade 2 या प्री KG से लेकर के ग्रेड 2। और इसकी जो थ्योरी है, मेथड ऑफ टीचिंग है, क्या है? प्ले बेस्ड है, जॉयफुल है, मदर टंग मीडियम होगा। फिर अब आ जाते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में। प्रिपरेटरी स्टेज का एज ग्रुप है 8 to 11, ग्रेड 3 to 5, 5+3 में याद रखिएगा। इसमें जो मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? एक्टिविटी बेस्ड है, ग्रेजुअल फॉर्मल लर्निंग है, क्रिएट। फिर मिडिल स्टेज आ जाते हैं, इसका एज ग्रुप है 11 to 14, ग्रेड क्या है? 6 to 8, एक्सपीरियंशियल, सब्जेक्ट टीचर, क्रिटिकल थिंकिंग। इसके बाद सेकेंडरी स्टेज आ जाते हैं, एज है 14 to 18, ग्रेड 9 to 12, मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर? आगे चले। मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय NEP 2020। क्या क्या चेंजेस हुए हैं बहुत बारीकी से समझना है। मदर टंग होम लैंग्वेज एज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट ग्रेड 5, कक्षा 5वीं तक मातृभाषा या उसकी होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, भाषाई रूप से परिवर्तन हुआ है। दूसरा, नो रिजिड स्ट्रीम सेपरेशन, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, फ्लेक्सिबल है, आप मैथ फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था की गई है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, मैंने बताया था कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और 360 असेसमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है कि कोई भी विद्यार्थी, जितने भी मैं डेवलपमेंटल पार्ट की बात कहा, चाहे फिजिकल है, सोशियो है, इमोशनल है, मॉरल है, वो सारी तरह से कॉग्निटिव कितनी तरह से वो जो हम उस डेवलप कर सकता है, उसके विकास में उसका स्थान क्या है? क्या वो प्रोग्रेसिव है, क्या वो बिगिनर है, क्या वो एडवांस्ड हो चुका है? ये बताना सिर्फ गणित के अंक बताना नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंक बताना नहीं, सिर्फ पास और फेल नहीं बताना, जबकि होलिस्टिक रूप से उसके भाषाई क्षमता में, वो वैल्यू एजुकेशन के रूप में चारों तरफ से, फिजिकल है, खेल है, गेम है, हर तरीके से उसे आका जाना। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा कि वोकेशनल एजुकेशन किस क्लास से स्टार्ट होता है, यानी क्लास 6 यानी ग्रेड 6। 40+ से ज्यादा स्किल्ड एरिया है जिसमें पॉटरी है, टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारे लैब स्थापित किए जा रहे हैं। 50% स्टूडेंट बाय 2025, मतलब 2025 के अंत तक ये बात की गई थी। चूंकि बीच में कोरोना आया था और बहुत सारी चीजें डिले हुई एजुकेशन पॉलिसी को लाने में, तो कुछ मायनों में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अभी भी फिलहाल पूरे भारत में, खासकर केंद्रीय विद्यालयों में और नवोदय विद्यालयों में, स्किल्ड विषयों को लेकर के बीच बीच में 10 बैगलेस डे है, उनके माध्यम से अलग अलग हम जो बाहर से रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज से यूज करके उनके स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था करते हैं विद्यालय में।
इसके बाद आया इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है? इस समय बहुत वाइब्रेंट टॉपिक है इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारत का विकास भारतीयता से ही संभव है। भारत का विकास भारतीयता से ही संभव है। पर भारतीयता क्या कहलाती है? इस वाक्य में क्या है? भारत तो ये भी तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी जो भारतीय दृष्टिकोण है इंडियन नॉलेज सिस्टम में कि हम भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के कोर के अंदर होकर के शिक्षा व्यवस्था को प्रचारित और प्रसारित करें। यानी पाठ्यक्रम भी जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम को के साथ जुड़ा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, उसका कैरिकुलम भी उसी के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दृष्टिकोण मूल्य आधारित है, भारतीय दृष्टिकोण संस्कृत आधारित शिक्षा है, भारतीय दृष्टिकोण विकासवादी शिक्षा है, भारतीय दृष्टिकोण का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिकता है, समन्वय है, सामंजस्य है। ये सारी भारतीय नॉलेज सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक रही है। और आज हम स्किल्ड की बात करते हैं, पहले आश्रम व्यवस्थाएं और जितने भी चाहे आप नालंदा की बात कर लीजिए, चाहे आप अन्य विद्यापीठों की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं सब जगह स्किल्ड एजुकेशन की बात की जाती थी। ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि बाल वाटिका को किस तरीके से प्रसारित किया गया है। माना गया है कि बच्चे शुरुआत के जो उसके वर्ष होते हैं उनमें 85% जो है उनका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। चूंकि ये नई स्ट्रीम से जुड़े हुए नहीं थे तो ECC को भी न्यू स्ट्रीम से जोड़ा गया, और उसी जोड़ने में वो 5+ है वो पहले सिर्फ 2 ही हुआ था, तो उसमें वो 3 जुड़ गए, जाने से वो 5 हो गया। इसके बाद जो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है वो 100% की बात कही गई है। स्कूल लेवल पर 50% GER ग्रास इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन, कब तक? 2035 तक। तो अगर GER का टारगेट डेट क्या है? 2035। स्कूल लेवल पर 100% और यूनिवर्सिटी लेवल यानी हायर लेवल पे 50%, सॉरी, यस। तक्षशिला आल्सो, वल्लभी, तक्षशिला, नालंदा अलग अलग शिक्षा के केंद्र रहे हैं। इनका अपना अपना ऑब्जेक्टिव रहा है। उनका भारतीय स्कूल लेवल, यस कुमुद मैम, हायर के लिए 2035 और स्कूल लेवल के लिए 2030 तक। वेरी गुड, राइट। आगे चले। रिडक्शन इन कैरिकुलम लोड, कोर एसेंशियल्स एक अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं कि अनिवार्य चीजें क्या है, जरूरत की चीजें क्या है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमको वो 20% चीजें खोजनी है जो हमारे 80% अचीवमेंट चीजों को अचीव कर ले। इसको पैरेटो थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेटो थ्योरी। पैरेटो थ्योरी क्या होती है? हम अपने उन 20% एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करें जिससे 80% रिजल्ट आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? यस। हम क्या करते हैं, जैसे देवांगन सर क्या कर रहे हैं, देवांगन सर भी क्या कर रहे हैं, वो 20% चीजें खोज रहे हैं जिससे आपका रिजल्ट 80% कवर हो पाए। इस तरह समझ लीजिए कि कम से कम चीजें पढ़ें और उससे से अधिक चीजें। हम एजुकेशन पॉलिसी को ही 3 दिन 4 दिन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ग्रंथ है, बहुत सारी चीजें हैं, पर क्या जरूरत है, इससे वो हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा। तो इसको पैरेटो थ्योरी बोलते हैं कि आप मैनेजमेंट की थ्योरी है कि 20% ऐसी चीजों को खोजिए पहले जिससे हम 80% रिजल्ट अचीव कर लें। इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो प्रायोरिटी होती है कि हम प्राथमिकता किस चीज को देना चाह रहे हैं। तो यानी हम कैरिकुलम को डिजाइन करें तो हम ध्यान दें कि हमको हमारी प्राथमिकता क्या है। फाउंडेशनल चीजें, बेसिक चीजें आ जानी चाहिए। फिर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण,
केवल बुनियादी आधार पर काम करना, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना, बुनियादी चीजें जरूरी हैं। फिर उसके बाद बुनियादी चीजें सिखा तो रहे हैं, लेकिन किस लिए? दक्षता, इफिशियंसी, कम साधन और कम समय में सर्वोत्तम परिणाम, कम साधन और समय में सर्वोत्तम परिणाम। जो जिस पैरेटो थ्योरी पे चल रहे हैं उसको हम देवांगन थ्योरी भी कर सकते हैं। I'm right? Explain. बोर्ड एग्जामिनेशन थोड़ा सा बस सर, थोड़ा सा। बोर्ड एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंसी बेस ट्वाइस अ ईयर ऑप्शन, साल में 2 बार हो और कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, तो वो सारी चीजें हो ही रही हैं। आगे चलें, थैंक यू कुमुद मैम। आगे चलें, नेक्स्ट। सर ने टारगेट दिया था 1 घंटे में खत्म करने का। परख का फुल फॉर्म कोई बताए जल्दी से, थोड़ा सा मैं पानी पीऊं। परख का फुल फॉर्म? सब शांत, कोई भी? परख का फुल फॉर्म? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू ऑफ नॉलेज। देखिए, रिव्यू के साथ एंड लगेगा, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखिए, ये जो नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, KH का हो गया। परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, एंड रिव्यू के बाद जस्ट लगेगा एंड, रिव्यू एंड एनालिसिस किसका? ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर से एक बार बोले आप लोग मेरे साथ, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज रिव्यू एंड एनालिसिस एक साथ रहेगा, रिव्यू एंड एनालिसिस एक साथ रहेगा, और उसके बाद एनालिसिस के बाद ऑफ लग जाएगा, ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लियर इट? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्वाइट क्लियर। उसके बाद मैंने कहा था 6% ऑफ GDP फॉर एजुकेशन, ये टारगेट रखा गया है। नेशनल टीचर्स चार्टर, टीचर्स की डिग्निटी, टीचर्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, जैसे आजकल CPD चल रहा है, सबकी टीचर्स की ट्रेनिंग हो, स्किल्ड हो, सारी चीजें सिखाई जाएं, इन सारी चीजों की बात हुई। तो यस, सीटेट अब देखिए अनिवार्यता हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के की पॉइंट्स थे, उसमें इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक समग्र रूप से समझने में आपको सहायता मिल सकती है। आगे चलें। अच्छा, ये जो परख है, परख के दो एग्जांपल परख कैसे टेस्ट कराते हैं? मनीष जी, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। यस, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अब ठीक है सर। अब ठीक है जी। हाँ, परख जैसे आपने NAS सुना होगा, नास सुना है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और इसी तरह SAS भी होता है, ये नेशनल लेवल का होता है कि स्टेट लेवल का होता है, ठीक है। ये क्या करता है? NCERT कराती है, और ये जो आउटकम्स है उनको एसेस करने के लिए कि सार्वभौमिक रूप से अलग अलग बोर्ड्स में, अलग बोर्ड तो अलग अलग है, यूपी बोर्ड है, अलग अलग है, तो वहां पे सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से इक्वलाइजेशन की तरह से असेसमेंट करके ये तय करना कि जो अचीवमेंट हो रहा है वो सब जगह कैसा हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? आगे चलें, थंब देके बताइए। आगे चलें, ठीक है। अब बात करते हूं NCF। मेरा 2 क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के NCF आ चुके हैं। क्लियर इट? NCF 75, NCF 88, NCF
2000, एनसीएफ 2005। उसके बाद दो कितने प्रकार के एनसीएफ होते हैं? मेरा क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ एनसीएफ 4। हाँ, यस मनोज सर प्लीज बताइए। सर, एनसीएफ फॉर अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम लोग फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। वेरी गुड। दूसरा हमारा एनसीएफ फॉर सेकेंडरी स्कूल के लिए है, स्कूल एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन। यस सर। थर्ड है हमारा एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। वेरी गुड। और फोर्थ है एनसीएफ फॉर एडल्ट एजुकेशन। वेरी गुड। ये दीपक सर आपका माइक ऑन है। जब पूछे एनसीएफ कितने प्रकार का होता है तो उसके आप आंसर होंगे 4। एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज, एनसीएफ स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीएफ फॉर एडल्ट एजुकेशन। यानी एडल्ट एजुकेशन का भी पाठ्यक्रम होता है। टीचर एजुकेशन जिसमें हमारी ट्रेनिंग होती है, बीएड, एमएड, ये सारी ट्रेनिंग होती है, डीएलएड, इनका भी एक करिकुलम होता है, उसमें क्या पढ़ाया जाए। फिर उसके बाद स्कूल एजुकेशन और फाउंडेशनल स्टेज, सबके लिए करिकुलम बना होता है। चूंकि एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज और स्कूल एजुकेशन के आधार पर ही जो एनसीएफ टीचर एजुकेशन होता है। वर्तमान में क्यों ये ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है? वर्तमान में बहुत सारी चीजें जोड़ी जा रही है ट्रेनिंग की। क्यों? क्योंकि जो हमारे बीएड के कोर्स थे, जो बहुत पहले से शिक्षक पढ़े आए हैं बीएड, उनके कोर्स में वो सारी जो नए इनोवेशन चीजें हैं, नई चीजें वो नहीं आई हैं। तो इसीलिए जब भी एनसीएफ आता है उसके रिस्पेक्ट में टीचर एजुकेशन के लिए भी एनसीएफ लाया जाता है। आगे चले। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीच चिल्ड्रंस एज 3 to 8, इसको बोलते हैं एनसीएफ एफएस। एनसीएफ एफएस 2022 में ये आया है। वो फाउंडेशनल स्टेज के लिए क्लियरिटी, पहले तो इस तरह से अलग अलग स्टेज वाइज एनसीएफ नहीं बटा हुआ था। अभी इस बार से इस तरीके से क्लियर फाउंडेशनल स्टेज और स्कूल एजुकेशन को अलग अलग। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, अलग अलग चीजें अपनाई गई हैं, जोड़ी गई हैं। बाल वाटिका प्री प्राइमरी प्लस ग्रेड 1 से लेकर 2 कौन पब्लिश किया है? ये एनसीएफ, एनसीईआरटी अंडर एनईपी 2020। फीचर्स क्या है देख लेते हैं जल्दी। एज ग्रुप क्या है? 3 to 8 years, प्री स्कूल टू ग्रेड 2। कौन रिलीज किया है? एनसीईआरटी 2022 में, बेस्ड ऑन एनईपी 22 प्लस ग्लोबल ईसीसी रिसर्च। ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ड्राफ्ट है। उस ड्राफ्ट में जो भी चीजें दी गई हैं, प्री स्कूल कैरिकुलम भी है। इसके साथ एनसीईआरटी ने प्री स्कूल कैरिकुलम भी बनाया हुआ है, जिसमें उसमें कौन कौन से विषय हो, उनको पढ़ाने का तरीका क्या हो, ये सारी चीजें जुड़ी गई। की मटेरियल्स क्या है? जादुई पिटारा। एनसीईआरटी ने एक मैजिक बॉक्स बनाया, जादुई पिटारा। उसमें एजुकेशनल टॉयज, गेम्स, बुक्स, पजल्स, फ्लैश कार्ड्स से बना हुआ एक सेट बॉक्स है। उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। सर आवाज आपकी लो आ रही है सर। जादुई आवाज तेज आ गई आवाज। यस सर। जादुई पिटारा एनसीईआरटी ने डेवलप किया है। और चूंकि एनसीईआरटी डेवलप किया है, पर ये एनसीईआरटी सेल नहीं करता। एनसीईआरटी किसी प्राइवेट एजेंसी को इसको सेल करने का राइट्स दिया है। इसी तरह मैथमेटिक्स के लिए वो एक किट बनाया, एनसीईआरटी ने बनाया है, वो भी हम परचेज कर सकते हैं। तो जादुई पिटारा एक मैजिकल बॉक्स है जिसके अंदर टॉयज, गेम, बुक्स, पजल्स, फ्लैश कार्ड, बीड्स, बहुत सारी चीजें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डमरू, वो ध्वनि के लिए फ्लैश कार्ड्स, मतलब फ्लैश कार्ड, ये सारे जो सेट ऑफ टीचिंग एड हैं और टीएलएम हैं, ये दोनों उसमें मिक्स्ड है, उस बॉक्स में है। तो असेसमेंट कैसे करना है? ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। नो फॉर्मल एग्जामिनेशन फॉर यंग। जितना भी एचपीसी है, एचपीसी दिया जा रहा है, वो सारी एचपीसी किस पर है? ऑब्जर्वेशन है, चेक लिस्ट पर है। क्लियर इट? आगे चले। लैंग्वेज क्या है? मदर टंग, होम लैंग्वेज, मैंने पहले भी बताया कि टिल क्लास 5 या ग्रेड 5 तक। टीचर रोल क्या है? टीचर रोल का है फैसिलिटेटर ऑफ प्ले एंड एक्सप्लोरेशन,
यहां पर उसके साथ खेलना है, बच्चों के साथ मिलजुल के और पूरे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करते हुए, उनको ढेर सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हुए। एक सर्कल टाइम है, एक वर्क क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्कल टाइम इज इक्वलेंट टू। तो हमारे यहां क्लास 1 से लेकर के 12 तक प्रार्थना सभा होती है, असेंबली होती है, और बाल वाटिका में इसको बोलते हैं सर्कल टाइम। क्या बोलते हैं? सर्कल टाइम। सर्कल टाइम क्या है? ग्रीट जैसे बच्चा आता है, आते ही बच्चा बैग रखने के बाद एक घेरा बनता है, उस घेरे के सेंटर में टीचर होता है। टीचर बच्चों से थोड़ा फिजिकली एक्टिविटीज कराते कराते उनसे बातचीत करता है, कैसी नींद आई, क्या खा के आए, कैसा रहा आपका वेलकम है स्कूल में। उनको आते समय उनका वेलकम हो, जाते समय उनको मुस्कुराते हुए टीचर बाय करे। तो ये आते समय जो सर्कल टाइम है, उनको एक्टिव करना, उनको विद्यालय में तुरंत जोड़ लेना, स्कूल एनवायरनमेंट में तैयार कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल डोमेन्स में। 5 डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट की बात की गई थी, 2 तरह के मोटर स्किल होते हैं, ग्रॉस और फाइन मोटर। ग्रॉस है, हाँ सर। तो एक क्वेश्चन जरा मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। ये जो सर्कल टाइम है सिर्फ बाल वाटिका वालों के लिए है ना? यस सर। जैसे एक्चुअली एनसीईआरटी ने एक टाइम टेबल बना के दिया है केवीएस को, और केवीएस ने वो टाइम टेबल दिया है जिसमें बच्चों के लिए किस समय क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ाया जाएगा, और जादुई पिटारा के लिए क्या टाइम टेबल रहेगा, कब वो टॉय बेस्ड पढ़ाएंगे, कब आर्ट को लेकर के पढ़ाएंगे, कब लैंग्वेज को लेकर पढ़ाएंगे। उसमें सबसे पहले दिया है सर्कल टाइम, और सर्कल टाइम ओनली फॉर बाल वाटिका। उसका टाइमिंग भी दिया है ये जैसे मॉर्निंग असेंबली होता है। यस, 20 to 30 मिनट्स। वही है सर, नॉर्मल मॉर्निंग असेंबली को उसमें इंक्लूड कर दिया है उन लोगों ने। असेंबली नहीं है, बाल वाटिका नहीं, मतलब सर जैसे बाकी में असेंबली कि जैसे बाकी क्लासेस में असेंबली होती है और बाल वाटिका में इसी को सर्कल टाइम होता है। हाँ, पर ये उसमें सर ये क्लास में होती है, क्लास विद इन द क्लास है ना? अब विद इन द क्लास भी कर सकते हैं, जैसा एनवायरनमेंट है, क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी है। सर्कल टाइम में क्लासरूम का आपका उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप घेरा बना पाए, डेस्क वगैरह है, तो आप इसको बाहर भी कर सकते हैं। क्लियर इट? आगे बढ़े, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। फिजिकल Yes, डेवलपमेंट, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल, सभी को पता है ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल। अगर कोई बीड्स रस्सी में डाल रहा है तो वो कौन सी स्किल होगी? फाइन मोटर स्किल। और किसी डेस्क को वो धक्का दे रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, टेबल को उठा के रख रहा है, बैग उठा के ले जा रहा है, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स। हाँ। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, खासकर जो इसके डोमेन्स में आपको देखना होगा कि पोषण की बात शुरू से ही की जा रही है। ठीक है, फाउंडेशनल लेवल पर हमको साफ सफाई, हाथ की साफ सफाई, अच्छे खाना, स्वास्थ्यवर्धक चीजें लाना, न्यूट्रिशन की बात करना, और बीच बीच में कभी स्प्राउट्स, कभी फ्रूट डे, कभी स्प्राउट डे, कभी ग्रीन डे, कभी इस तरीके से चीजें हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं बाल वाटिका के, ताकि जो फिजिकल डेवलपमेंट का एक टास्क पूरा हो सके। सोशल, इमोशनल, एथिकल डेवलपमेंट, एम्पैथी, रिलेशनशिप, वैल्यू एंड सेल्फ रेगुलेशन। ग्रॉस एंड फाइन मतलब बहुत छोटी, जैसे मान लीजिए मैं ये पेन से लिख रहा हूं, तो इसमें मेरी बहुत फाइन मोटर्स, सेंसरी मोटर्स है ना हमारे, हाथ से लिख रहा हूं और किसी चीज को उठा रहा हूं, उसमें बाजू, दम सब लग रहा है। तो फाइन मोटर स्किल इज अ वेरी शार्प सेंसरी मोटर्स इन्वॉल्व इन दैट स्किल। जो भी वो काम जिसमें हमारे जो सेंसरी मोटर्स का सबसे सूक्ष्मतम भाग प्रयोग में आए, और जब कई मोटर स्किल्स एक साथ और अधिक से, जिसमें कंधे, बाजू, हथेली और पूरे शरीर समग्र रूप से लगे, वो ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। मुझे लगता है आप सब लोग समझ रहे होंगे।
यस सर। मनीष सर, एक प्रश्न था। हाँ क्रिएटिव और क्रिटिकल में थोड़ा एग्जाम्पल देके अंतर समझाइएगा सर। हाँ, किस में बोल रहे हैं सर? क्रिएटिव एंड क्रिटिकल। एंड क्रिटिकल, अच्छा, जी जी। इसमें अंतर क्या है? इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, रचनात्मक और आलोचनात्मक, समझ में आ रहा है? क्रिएटिव जी। एंड क्रिटिकल, रचनात्मक और आलोचनात्मक समझते हैं? जी जी। अब जैसे ये पेन है, इसको रचनात्मक दृष्टि से सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? इससे और क्या चीजें बनाई जा सकती हैं, ये और कहां प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, इसमें क्या और चीजें दिख रही हैं, ये होगा क्रिएटिव। एंड क्रिटिकल रूप से अगर सोचेंगे तब देखेंगे इसमें कुछ खामियां भी हैं। इसमें तार्किक दृष्टिकोण से ये सफेद है, पेन बार बार यूज होने से सफेद पेन गंदा हो सकता है, या इसका टिप, इसकी क्लिपिंग, मतलब इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना, ये इसकी सुटेबिलिटी, यूजिबिलिटी और इसका जो इसका प्रयोग जब हम करें तो कितना यह सार्थक होगा। किसी चीज को हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, साइंटिफिक तरीके से देखने लगते हैं, उस पर उसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज को, उसके होने न होने, उसके प्लस और माइनस सभी चीजों को अगर हम देखने लगते हैं तो वो क्रिटिकल बन जाता है। जी जी सर, जी सर। मनीष जी ठीक एक है? मिनट। जी मनीष जी एक सेकंड बस। सिलाई एक्सप्लेन इट सर। वही आपने जो बताया उसी को ही, कि क्रिएटिव गोज ओनली पॉजिटिवली एस्पेक्ट ऑफ द थिंग एंड क्रिटिकल इवेलुएट द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। सर को मैं एक तरीके से समझा रहा हूं कि जब आप किसी चीज को देख करके चिंतन करते हो, देखिए दोनों में चिंतन जुड़ा हुआ है। जब कोई चीज नया और मौलिकता के आधार पर सोचने लगते हो तो वो क्रिएटिव हो गया, ठीक है। और जब किसी चीज को विश्लेषण की दृष्टिकोण से देखने लगते हो, एनालिटिकल रूप से देखने होते हो, तो वो क्रिटिकल होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी सर, जी सर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर ग्रॉस एंड फाइन एक बार फिर से ब्रीफ में समझा दीजिए सर। मैडम ग्रॉस एंड फाइन, आपके पास एक थाली है, जी थाली है, और थाली में दाल भी है और सरसों भी है। सरसों छाटिए, कैसे छाटेंगी? जिस जगह जिस चीज का प्रयोग करेंगी वो एक्टिविटीज फाइन मोटर हो गई। क्लियर इट? यस सर। ठीक है जी जी। और ग्रॉस सर? अब ग्रॉस बड़ा बड़ा वो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल है, चेयर है, ये सारी चीजें घर में रखी हुई हैं। जी सर। इसमें से चेयर हटाइए, बास्केटबॉल हटाइए, तो आप क्या उंगली का यूज, मतलब मैंने कहा है कि सेंसरी मोटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जहां यूज होगा वो हो जाएगा फाइन। ठीक। और जिसमें ज्यादा यूज होंगे या बड़े सेंसरी ऑर्गन्स यूज होंगे वो हो गया ग्रॉस। ठीक ठीक। थैंक यू सो मच सर। यस यस मोनिका मैडम, पूरी थाली उठा देना, पूरा बोरा उठा देना, इट इज नॉट अ फाइन मोटर स्किल। सुई में धागा डालना, इट्स सुई में धागा डालना फाइन फाइन हुआ सर। थ्रेड द नीडल, अगर किसी को थ्रेड द नीडल बोलते हैं। हाँ यस सर। फाइन फाइन, ओके ओके ओके, आगे चल रहे हैं। जी सर। ठीक है, अब आके हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, ओरल डेवलपमेंट और रीडिंग एंड अर्ली राइटिंग। मैंने पहले भी बोला था कि जब हम रेडीनेस, राइटिंग रेडीनेस और रीडिंग रेडीनेस, कोई बताएगा, याद है किसी को? कोई बताए? क्या पूछा है? राइटिंग रेडीनेस एंड रीडिंग रेडीनेस।
बच्चों पे मतलब उंगलियों पे हम वर्क करते हैं, मतलब उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज कराते हैं जिससे मतलब उनकी मसल्स उंगलियों के मजबूत हो और वो राइटिंग के लिए तैयार हो। ठीक। सर 2 वर्ड्स के सेंटेंस इस तरीके की चीजों को स्टार्टिंग में स्टार्ट करना और फिर आगे ले जाना उन्हें बड़े शब्दों पर। अच्छा, मैं अभी आपके डाउट्स से एक प्रश्न भी दिमाग में आया। सीटेट में क्वेश्चन पूछ रहा था, पैर से किसी चीज को मारना, पैर से किसी चीज को मारना और सुई में धागा डालना, क्या ये ग्रास मोटर और फाइन मोटर स्किल को सही डिफाइन करता है? यस सर, पैर से अगर मारना है, यस, पैर से मारना सर ग्रॉस मोटर है। जिस चीज में कलाई, जीभ, उंगलियां, होठ ये आ जाएं वो जो है फाइन है, और जिस में पूरा शरीर, हाथ, पैर, धड़ यूज हो, ऐसी बड़ी मांसपेशियां यूज हो, वो ग्रास है। क्लियर इट? यस सर। अब बार बार अब मैसेज, अब इतना आप समझ गए होंगे, बार बार चैट बॉक्स में इसको और क्लियर बाद में कोई सेशन ले लेंगे मोटर स्किल्स पर। फिर मैं आगे चलता हूं कि वास्तविक में लर्निंग में राइटिंग हो या रीडिंग हो, उससे पहले हमको बच्चे को क्या समझाना है। लिखने के पहले जो एक्टिविटीज हैं जिसमें फाइन मोटर स्किल का यूज होता है, ठीक है। बोलने में जब जीभ प्रयोग हो रहा है तो जीभ छोटी मांसपेशी है, तो वो भी फाइन मोटर स्किल्स में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट, आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन, बहुत सारी चीजों को एनईपी 2020 में स्थान दिया गया है। इन सारी चीजों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। जादू पिटारा का मैंने कहा था, इट्स सेट ऑफ जॉयफुल लर्निंग मटेरियल, टॉयज, पपेट्स, पिक्चर, बुक्स, पजल्स, फ्लैश कार्ड, एक्टिविटी सीट। एक एग्जांपल दिया सीटेट में, उसमें ये पूछा गया है, निम्न में से कौन सी चीज जो है जादुई पिटारा का भाग नहीं है? ग्लोब। ग्लोब जादुई पिटारा में नहीं है। क्लियर इट? लोग फ्लैश कार्ड और पजल सीट के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने वहां टिक कर दिया। तो टॉयज, पपेट्स, पिक्चर, बुक्स, पजल, फ्लैश कार्ड, एक्टिविटी सीट, ये सारी की सैदी ई जादुई पिटारा हम वर्चुअल फॉर्म में देख सकते हैं। आगे चलें। आगे चलते हैं। अभी हम आते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में आने से पहले मैंने आपको बताया था कि स्कूल एजुकेशन को ग्रेड 3 से लेकर 12 तक, यानी प्रिपरेटरी टू सीनियर सेकेंडरी तक, और ये जो 4 एनसीएफ्स हैं एनईपी के अंडर, उसमें फाउंडेशनल, स्कूल, टीचर एजुकेशन, एडल्ट, लीजिए बात आई गई। फाउंडेशनल स्टेज, स्कूल एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें जो बात मैंने किया है कि 4 जो डायमेंशंस ऑफ करिकुलम है, करिकुलम का निर्माण किया गया है। चूंकि बात एनसीएफ की चल रही तो क्लियर इट आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम करिकुलम की ही बात करेंगे। इसमें करिकुलम देखिए, करिकुलम गोल्स दिया है। कितने करिकुलम गोल्स हैं, कोई बताएगा? 11 13 सर, 13 सर। 13 है। तो जो लेकिन कितने डोमेन्स हैं? डोमेन्स कितने हैं? 3 सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। फिजिकल डोमेन, सोशल इमोशनल, एथिकल डोमेन, डेवलपमेंट का जो डोमेन है, कॉग्निटिव का है, लैंग्वेज का है, एस्थेटिक कल्चरल है। ये यहां तक तो 12 कैरिकुलर गोल्स हैं। एक जो 13वें नंबर का है वो पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स को डिनोट किया है। पहले हम यहां देख सकते हैं डायमेंशंस। पहले डायमेंशन देख लें। कैरिकुलर गोल्स, आपको मैंने बताया गया था कैरिकुलर गोल्स क्या होता है। कैरिकुलर गोल्स बताया था मैंने। कैरिकुलर गोल्स एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। व्हाट स्टूडेंट शुड नो, अंडरस्टैंड एंड टू एबल टू डू स्टेज इन। कैरिकुलर गोल्स क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट। क्लियर इट? हम बताते जाइए, मेरी आवाज आ रही है ना? कैरिकुलर एरिया क्या है? सब्जेक्ट डोमेन्स है, क्रॉस कटिंग थीम्स में है, ये कैरिकुलम एरियाज हैं। पेडागोजी क्या है? एक्टिव, इंक्वायरी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल,
प्रोजेक्ट बेस्ड स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, ये सारी मैं एनसीएफ के स्कूल एजुकेशन के एनसीएफ की जो 4 डायमेंशंस हैं उस कैरिकुलम को वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। असेसमेंट कैसा है इसमें? फॉर्मेटिव, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, होलिस्टिक, मिनिमल, हाई स्टैक्स टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 8 कैरिकुलम एरियाज। सर ऊपर कर दीजिए। कैरिकुलम एरिया क्या है? लैंग्वेज एंड लिटरेसी का एरिया है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, वोकेशनल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है एंड आर्ट्स है। ठीक है, हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एजुकेशन पार्ट, वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से शुरू होता है। आर्ट्स में विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक एंड क्राफ्ट। ठीक है, पहले सिर्फ आर्ट एक ही होता था, अब विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में थिएटर इन एजुकेशन, थिएटर इन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नया जोड़ा गया है। थिएटर इन एजुकेशन का मतलब है शिक्षा में रंगमंच, शिक्षा में रंगमंच, यानी रंगमंच का मतलब क्या है? एक्टिव फॉर्म में रंगमंच। एक्टिंग ही एक ऐसी चीज है जिसमें सारे सेंसरी मोटर इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिंग करते हुए बॉडी का पोस्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन, देन फीलिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है। जब आप किसी को राजा का रोल देंगे तो वो फील करेगा राजा जैसा, बोल के, आवाज मॉड्यूलेशन। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये सारी चीजें आती हैं। विजुअल आर्ट्स में जो चित्रकारी है ये सारी चीजें हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपके वोकल कार्ड का प्रयोग, यानी आपका गायन भी आ सकता है, आपका वादन भी आ सकता है, एक्टिंग भी आती है। तो थिएटर इन एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स के रूप में है। यस, डांस, ड्रामा, सब चीज, मिमिक्री है किसी चीज की। ठीक है, आगे चलें। प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम डिजाइन, एनसीएफ स्कूल एजुकेशन का जो कैरिकुलम वो कैसे डिजाइन है? कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, फिजिकल एंड एस्थेटिक एक साथ। ठीक है, कनेक्ट लर्निंग टू चाइल्ड्स लाइफ। मैंने पहले बताया कि जो भी शिक्षा है, पाठ्यक्रम में जो भी चीजें हैं, विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से या जीवन उपयोगी होना चाहिए, वो जीवन में उपयोग हो पाए, ऐसा ही करिकुलम में ऐसी चीजें रखा जाना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट सर। यहां पर बात कर रहा था इंटीग्रेटेड इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, यानी पाठ्यचर्या में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृत और जो इंडियन एथिक्स है, वैल्यूज है, उसको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। उसके इर्द गिर्द आपका पाठ्यक्रम विषय वस्तु होना चाहिए। यूज एक्टिव इंक्वायरी बेस्ड एक्सपीरियंशियल पेडागोजी। पाठ्यक्रम तो दे दिया, पाठ्यक्रम में मैंने कहा था कि एनसीएफ में ये भी देना है क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कौन पढ़ाए, और जो पढ़ाए उसको कैसे पढ़ाया जाए, उसको कैसे प्रशिक्षित किया जाए। क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, कैरिकुलम, कैसे पढ़ाया जाए, मेथड ऑफ टीचिंग, कौन पढ़ाए, टीचर। ठीक है, और टीचर की ट्रेनिंग के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कैरिकुलम का पार्ट है। असेसमेंट कैसे किया जाए ये भी कैरिकुलम बताएगा। असेसमेंट सर्व्स लर्निंग फॉर्मेटिव ओवर समेटिव, जिसमें परख के बारे में मैंने आपको बताया कि फॉर्मेटिव ज्यादा पार्ट हो, समेटिव कम पार्ट हो। मैंने फॉर्मेटिव समेटिव आपको पहले भी बता चुका है। फॉर्मेटिव इसलिए, अभी एक बात आएगी, जब मैंने आपसे कहा था कि लर्निंग फॉर लर्निंग एज, आपको बताया गया था पहले भी, कोई बता सकता है तीनों लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट को? लर्निंग फॉर, यस, लर्निंग एज, लर्निंग फॉर, लर्निंग ऑफ, यस। तो जब मैं कहूंगा लर्निंग फॉर, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव। ऑफ लर्निंग कहा तो समेटिव। दो समझ में आ गया? असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव, फॉर आया तो फॉर्मेटिव। असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया तो मतलब समेटिव। अब बीच में आ गया असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है
मोटोकॉग्निटिव मतलब खुद से बच्चा असेस कर रहा है सीखने के दौरान, क्या गलत किया क्या सही किया। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज अ समेटिव असेसमेंट, और असेसमेंट एज लर्निंग यह है मेटाकॉग्निशन। क्लियर इट? आगे चले। कैरिकुलम मस्ट बी फ्लेक्सिबल। कैरिकुलम की जो एक्सप्लेनेशन किया गया था कि हम बताया था टाइम टेबल और कैरिकुलम दोनों फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अलाउ लोकल एंड स्कूल लेवल एडाप्टेशन। चूंकि हमको नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाना है, इसलिए इतनी ज्यादा हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे दें कि कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी स्कूल अपने हिसाब से कैरिकुलम चलाए। कि एक तरफ हम सार्वभौमिकरण कर रहे हैं तो हमको असेसमेंट इन लर्निंग भी कॉन्सेप्ट होता है क्या? असेसमेंट इन लर्निंग ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन अगर असेसमेंट इन लर्निंग है तो यहां पर सिर्फ वो सारे टूल्स की बात की होगी कि लर्निंग में कौन कौन से असेसमेंट यूज होते हैं, जैसे चेकलिस्ट है, ऑब्जर्वेशन है, द टूल्स ऑफ यूज इन असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट इन लर्निंग में क्या क्या असेसमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर हम यहां बोल रहे हैं असेसमेंट फॉर्मेटिव है, असेसमेंट ऑफ समेटिव है, और असेसमेंट एज जो है 3 प्रकार के असेसमेंट की बात की गई। असेसमेंट इन लर्निंग मेरे हिसाब से असेसमेंट की टूल्स की बात हो सकती है, अगर ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी होगा भी तो। क्लियर इट? आगे चलूं सर? यस सर। हाँ, 1 मिनट। इसके बाद मनीष जी आवाज नहीं आ रही। आवाज चली गई। राष्ट्रीय शिक्षा आ रही है आवाज? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा को बहुत अच्छा महत्व दिया गया है, बहुत अच्छा स्थान दिया गया है, और इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति भी निर्देशानुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसको इस वर्ष से कर ली जाएगी हर विद्यालयों में। ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड वैल्यू परमानेंट एट ऑल सब्जेक्ट। सर वॉइस नहीं आ रही है। मनीष जी फिर से आवाज गायब। सर मुझे लगता है नेट प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, 21st सेंचुरी स्किल, 21st सेंचुरी स्किल में जो 4 C's हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। क्रिटिकल थिंकिंग एक्सप्लेन कर दिया हूं, क्रिएटिविटी भी एक्सप्लेन किया हूं। क्रिएटिविटी को फिर से मैं बता दे रहा हूं, कोई नए विचार, नई चीजें, और क्रिटिकल को एनालिटिक करके साइंटिफिक टेम्परामेंट है, स्टेप बाय स्टेप उसके पॉजिटिव नेगेटिव इन सारी चीजों को देखना, सोचना। कोलैबोरेशन संयुक्त एक साथ समावेशित होकर के, कम्युनिकेशन संप्रेषण यानी भाषाई योग्यता, यानी 4 C's जो है 21st सेंचुरी की जो में कई C हैं, पर ये 4 C जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको प्रयोग करना, इनको बढ़ावा देना, इनका एवोल्यूशन करना, और पाठ्यक्रम में इन चीजों को स्थान देना। नेशनल आइडेंटिटी व्हाइल सेलिब्रेट द इंडियाज डाइवर्सिटी। सबको पता है कि भारत जो है विविधताओं वाला देश है, और हम जो पाठ्यक्रम में चीजों को जोड़ें तो पूरे भारत की संस्कृति और कल्चर, उनके त्योहारों का एग्जाम्पल लेकर के उनके माध्यम से हम चीजों को इंटीग्रेट करते हुए, जोड़ते हुए कैरिकुलम में वो स्थान दे, ताकि वो इनरिच हो सके। तभी हम कह सकते हैं कि भारत जो है विविधताओं वाला देश है, तभी वो हर जगह एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज आप सिर्फ करिकुलम में एक स्टेट की बात करेंगे, दूसरे स्टेट की नहीं करेंगे, तो वो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य नहीं होगा। आगे चले सर। जी सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रम, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम अति उत्तम कार्यक्रम। आगे चले सर। नेक्स्ट टॉपिक, निपुण भारत मिशन। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव है निपुण भारत मिशन। मनीष सर एक मिनट दोस्तों, इसमें 6 टॉपिक कवर है, और निपुण भारत मिशन इज द लास्ट टॉपिक, एंड देन चाइल्ड राइट इज देयर दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। हम चाहते थे कि आज ये कंप्लीट हो जाए, एंड दिस टू विल बी डन टुडे। मनीष जी 3 टॉपिक है, क्या करें? सर ये मैं 10 मिनट में कवर कर दे रहा हूं, उसके बाद आप एमसीक्यू ले सकते हैं। नहीं एमसीक्यू नहीं लेंगे सर, क्योंकि आज ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया। सर नवा टॉपिक भी है करिकुलम वाला, इस तरीके से 4 टॉपिक हमारे बाकी है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या हमें सेकंड पार्ट के लिए रख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें जो आपको बताने लायक है। यहाँ से ये वाला पार्ट भी आप बहुत डिटेल से लेना चाहते थे। इट विल बी Yes, sir. काइंड ऑफ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पार्ट में कर जी लेते हैं। सर। है ना। कल के लिए रख लिया जाए सर। हेलो। हाँ सर। हेलो हेलो कल के लिए रख लिया जाए सर। Yes, Sir, we will keep it for tomorrow. sir, I have one question. If it could be taken in the second phase, I mean the next one. ये discussion on this assessment for learning, as learning and off learning. ये तीनों एक बार we can just discuss it for a few minutes Yes, as a division. noted, madam. Noted. Yeah, thank you. Yes, ma'am. Actually, friends, हमारा जो उद्देश्य है वो आपको कम समय में अधिक से अधिक देना है। लेकिन कम समय का मतलब हमारा बिल्कुल ये नहीं है कि हम बहुत दौड़े, क्योंकि मटेरियल आपके पास, मनीष जी 1 मिनट में बोलूं फिर आप समाप्त करेंगे। मटेरियल हमारे पास में हमने बहुत क्रिस्प बनाया है और उद्देश्य यही है कि आपके तक पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, इसके साथ हम आज कक्षा खत्म करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि साथ देने के समय ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि डूबते हुए इंसान को बचाया जाता है, उसे तैरना नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल सही। Yes, sir. दिस इज द टाइम फॉर यू कि हम आपको रेडीमेड चीजें दे रहे हैं ताकि आप, मैं ये कभी भी, मैं या मनीष शर्मा जी और मैं, हम कभी भी ये क्लेम नहीं कर रहे कि वट एवर वी आर गिविंग इज द सफिशिएंट एनफ। आप, यू हैव एम्पल ऑफ बुक्स, एम्पल ऑफ classes, teachers and channels with you, but we are straight away trying to reach to your mind and heart with the crisp material. मनीष जी के एक्सप्लेनेशन यदि आप एक बार वीडियो पे देख लेते हैं तो आई फील, सुषमा जी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। मुझे पता नहीं क्यों ये बात रोज बोली जाती है, ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें आपको पीडीएफ नहीं दिया जाता है। एवरी डे द पीडीएफ इज गिवन विदाउट योर सेइंग। आप कहें ना कहें, हर क्लास के बाद आपको ये पीडीएफ बनाया ही आपके लिए गया है। इसे सोने की तिजोरी में बिल्कुल नहीं रखा जाना है। मैडम, ग्रुप में पीडीएफ डालना मैं समझता हूं, एटलीस्ट दिस मच यू शुड डू कि गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टेक इट आउट एंड कीप इट विथ यू। सीधे सीधे चीजों को मिलता है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। लेट एवरीवन अंडरस्टैंड इट, द वैल्यूएबल लेसन दैट मनीष जी हैज गिवन, लेट देम अंडरस्टैंड, लेट देम हैव। मैडम, आई एम नॉट टेक्नो सेवी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना इज नॉट टेक्नो सेवी मैडम। टेक्नो सेवी इज टू प्रिपेयर दिस पीडीएफ और टू डू समथिंग बिगर देन दैट। सर चलिए मनीष जी आप सम अप करें। मनीष जी देखिए, जो आप सभी लोग सुन रहे हैं, मैं अभी थका नहीं हूं, मैं 1 घंटे 2 घंटे बोल सकता हूं और 3 घंटे बैठ सकता हूं। हाँ, तो हम नहीं थक रहे हैं। आपका एग्जाम है और हम नहीं थक रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि कंटेंट को आप तक डिलीवर करने के बाद आपको समय दे, थोड़ा खुद की एनालिसिस, खुद की एक प्रैक्टिस, क्योंकि एक बार में सुन लेने और एक बार में पढ़ लेने से कोई चीज नहीं आएगी जब तक उसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो देवांगन सर की इस मटेरियल्स को भी पढ़ा हूं, कई सालों पहले भी पढ़ा हूं, कई बार पढ़ा हूं, फिर भी मैं आपके क्लास शुरू होने के 3 घंटे पहले से मैं किस टॉपिक में क्या क्या चीजें जोड़ी जा सकती हैं, एक्सप्लेन की जा सकती हैं, उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेनेशन नोट डाउन करता हूं। तो मेरे कहने का मतलब है, समय हम आपके लिए सोच रहे हैं कि हम अपना समय निकाल के जो दे रहे हैं उसमें आपके लिए समय और बचत हो जाए। तो इसलिए ठीक है, हो सकता है क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी नहीं है, कंटेंट नया है, तो एक साथ भरना भी ठीक नहीं है, पर एक्सप्लेनेशन में टाइम हो जाता है। चीजें मुझे पढ़नी नहीं है, अगर मैं पढ़ना होता तो आधे घंटे में ये चीजें पढ़ लेता, पर आपके मन में स्थायी रूप से एक बार बैठ जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देवांगन सर, हैंड ओवर किया जाए, ये मंच फिर से इनको वापस दिया जाए और हम लोग वापस चलें। जी जी जी, तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी को विश्वास के लिए और यह सोचने के लिए कि यह मंच आपको न केवल इतने सारे मित्र दे रहा है, बल्कि एक स्टडी मटेरियल और एक अच्छा फैसिलिटेटर के रूप में मनीष जी शर्मा हमारे साथ में हैं, जो एलोबरेट करते हैं। द क्रिस्प मटेरियल इज देयर। फिर भी इन पर ही आश्रित ना रहें और भी पढ़ते रहें। आप अपनी तैयारी को अपने स्तर पर अंजाम देते रहें, बने रहिए। कल फिर से मिलते हैं इसी पार्ट में
पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, टेक केयर। धन्यवाद मनीष जी और धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट को। गुड नाइट। थैंक यू सर।